मेरा नाम सुनील चिटनीस है। मैं समाजवादी आंदोलन का सिपाही हूँ, नेता नहीं हूँ, मैं सिपाही हूँ। मैंने अपने जीवन में आदर्श बनाया था मधुली में जॉर्ज फर्नांडीज, दंडौते, मृणाल, ये मेरे आइडॉल थे। बाबूराव सावंत, ये मेरे आइडॉल थे। तो मैं उस पीढ़ी का नुमाइंदा हूँ कि जिस पीढ़ी में कोई सिद्धांत वाली बात हो। आज सिद्धांत वाली बात तो खत्म हो गई है। अब देखिए हमारी पीढ़ी में शायद रफीक भाई और हम 5-7 साल के बाद शायद रहेंगे भी नहीं, लेकिन हमारा सिद्धांत, हमारा विचार जीवित रहेगा। उसको कोई नहीं हटा सकता, उसको कोई नहीं ये करवा सकता। तो ये बात को मैं पूरे समूचे देश में कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से ये साफ मामला चल रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट नहीं देना चाहता, इतने गर्व इसमें। आज मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, ये कोई कह सकता है? देखिए शायद आप भी नहीं कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है, कहना गलत है। तो सारा देश मतलब इसलिए बंटवारा हुआ है कि तानाशाह के बीच में हम लोग वी आर गोइंग टूवर्ड्स द तानाशाह, और कुछ नहीं। ये बात तो मैं पहले देखिए इंदिरा गांधी ने तो खुलेआम कर दी थी, लेकिन ये छुपा मामला सब चल रहा है। और जिस तरीके से ये देश को चला, ये देश ज़्यादा दिन ये लोग बचेंगे नहीं। लेकिन मैं एक बात अवश्य कह रहूँगा कि प्रजातंत्र जीवित रहेगा। प्रजातंत्र इस हिंदुस्तान में, इस देश में बहुत ही बड़ी पूंजी है। उस पूंजी को इस तरह डिस्ट्रॉय, इसका ध्वंस करना, विध्वंस करना बहुत अलग है, कोई नहीं कर सकता, और उसमें होगा। मैं आखिरी सवाल आपसे कि लियाकत हुसैन की श्रद्धांजलि के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि हम लोग ये जो आज मेन मकसद यही है कि ये जितने भी समाजवादी लोग थे जिनको लोग भुला बैठे, तो लियाकत हुसैन के जरिए उन सबको जिंदा करना है। मैं लियाकत जी को पहले ये श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि गरीबों की मसीहा, गरीबों के बीच में काम करके मसीहा, जैसे मैंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में काम करने वाले लोग थे सारे परिवार, तो उनके बीच में उन्होंने संगठन खड़ा कर दिया और उस संगठन को बढ़ा दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा योगदान समाज के लिए लियाकत जी का रहा है। बस यही, ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं कहता हूँ यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देखिए लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम तो गरीबों की बात करने वाले हैं। देखिए वापस मैं कहता हूँ कि आज मैं आपके घर में आ गया हूँ। इस आपके घर में मैं पहले भी सुबह आया था 7 बजे। ये अगर जी ये हमें एक पोस्टर था, हमें एक पोस्टर की ज़रूरत थी, और आपस से कुछ पैसे भी ले रहे थे। ये भाई हमने ये अरबी कोई मुझे ले आया था, और वो अंदर सो रहे थे और हम आ गए। वो बेचारे दौड़ते दौड़ते आ गए लुंगी पहन कर। लेकिन उस वक्त उनमें वो जुनून था कि भाई इन लड़कों के साथ कुछ ना कुछ हमें भी योगदान देना चाहिए, वो जुनून था। तो वो इस मामले में तो है, उनको, उनकी बात को मैं मानता हूँ। तो महात्मा गांधी वो स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने किया, और उसके बाद कोई किसी ने किया होगा तो डॉक्टर राम मनोहर ने, और कोई व्यक्ति नहीं जिन्होंने इसको दिया। मैंने द्रौपदी का उदाहरण तो आपको दिया, उन्होंने कुंती या गांधारी को नहीं किया, द्रौपदी को बहुत ही बड़ी वो कहते इतिहास में सबसे बड़ी कोई हो तो द्रौपदी थी। तो ये सोच है, ये जो सोच हम लोगों की है वो है। आज वापस मैं कहता हूँ अंत में, अगर 1556 में शहनशाह अकबर अगर वो संग्राम जीत गए और वो दिल्ली के नेता बन गए, दिल्ली के सुल्तान बन गए, लेकिन एक बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण अहम बात है कि अकबर जी के ज़माने में उनकी पत्नी जो इनकी बहन थी, उनकी पत्नी जोधाबाई जो मानसिंह की मानसिंह की बहन थी, तो उनके यहाँ पर गोपाल अष्टमी का ये भी होता था। अरे हमने नहीं भी
ये तो आसिफ साहब ने बताया पूरा है बताया। मुगल आजम में, हम्म, ये तो सही बात है। हम्म, तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी संस्कृति है। हिंदू मुस्लिमों के बीच में सिर्फ मार पाट करवा कर जिस तरीके से देश को दो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। नहीं। मैं जानबूझकर अकबर जी का नाम लेना चाहता हूँ, हम्म, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति आप देखिए, जमाने में समाजवादियों का गढ़ रहा। समाजवादियों के साथ जो भी प्रमुख नेता थे, उसमें से मैं एक नाम गिनवाऊँ, हरिहर शर्मा। हरिहर शर्मा रहने वाले साकिनाका में थे, लेकिन हर दिन कुर्ला में उठते रहते थे हरिहर शर्मा जी। हरिहर शर्मा जी के साथ लियाकत जी रहे। लियाकत जी का नाम अभी मैं वापस इसलिए ले रहा हूँ कि उसका कारण है कि हरिहर शर्मा जी, पारसनाथ पांडे, स्वयं लियाकत जी, ये 204 के आंदोलन के उपज थे। अब 204 का मतलब आप मैं ये कहना चाहूँगा, 204 राजाराम मोहन राय रोड, जॉर्ज साहब का प्रमुख कार्यालय, हाँ। इसको हम 204 की पाठशाला कहते थे। अब उस पाठशाला में मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ, और लियाकत जी भी थे, क्योंकि भले वो नेता थे, लेकिन जॉर्ज साहब और स्वयं स्वर्गीय मधु जी यानी मधुली में, जॉर्ज फर्नांडिस, बाकी सब इनसे मृणाल ताई, इनके सबसे बिल्कुल नज़दीक के संबंध इनके रहे। तो जब ये आए यहाँ पर कुर्ला में, और कुर्ला में फिर ये सब काम शुरू हुआ, उसके बाद फिर पांडे जी थे। पांडे जी का आपको मालूम है, हरिदास शुक्ला जी थे, जो सब सारे लोग यहाँ पर काम करते थे। रामदास सिंह का अगर नाम मैं लूँगा तो बहुत बड़ी जाति हुई होगी उनके साथ। तो ये सब हर दिन उनके साथ एक आप कहते हो ना कि हमारे कुर्ला में कार्यालय था यूनियन ऑफिस का, अभी वो नहीं रहा, लेकिन अब तो अंदर गया। उस कार्यालय में हम लोग बैठते थे, और सारा ये वहाँ पर कामकाज होता था। उस कार्यालय में हमारे जितने भी साथी थे, वो हर दिन बैठकर राजनीति पर ही चर्चा होती थी। एक बात मैं बताता हूँ कि लियाकत जी को जॉर्ज साहब ने हॉकर्स यूनियन का महामंत्री बना रखा था, मतलब जनरल सेक्रेटरी हॉकर्स यूनियन का। और हॉकर्स यूनियन इसके लिए उनको दिया था कि उस वक्त मुंबई में उत्तर भारतीयों का जमाव था, और उत्तर भारतीय जो सबल नहीं लेकिन गरीब तबके के थे, उस गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। जॉर्ज साहब के साथ, जॉर्ज साहब का, स्वर्गीय मधुली जी, सबका, मृणाल ताई का, और उसके लिए उनको चुना गया था। वो जनरल सेक्रेटरी महामंत्री थे। तो उस वक्त समझिए मुंबई में जब भी कहीं लियाकत जी जाते थे तो हंगामा करते। लियाकत जी बहुत ही लड़ाकू व्यक्ति थे, और लड़ाकू व्यक्ति थे, वो किसी की परवाह नहीं करते थे, और रुपये पैसे की परवाह तो उन्होंने जीवन में कभी करी नहीं। इसलिए करी नहीं क्योंकि एक बात याद रखिए, जो साधन होते हैं वो हमारे जैसे लोग साधन के पीछे दौड़ते नहीं, साधन हमारे पीछे दौड़ना चाहिए। यह हमारा एक उसूल था समाजवादी आंदोलन का, क्योंकि हम उसके लिए बिल्कुल पक्के थे। मैं एक सोमनाथ सिंह जी का नाम लूँगा। सोमनाथ सिंह जी का शायद आपने पहचाना नहीं। सोमनाथ सिंह एक जमाने में विधायक थे। जब 1971 में मुंबई के म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर में, जो मुंबई म्यूनसिपल बीएमसी है, उसमें जब मराठी का मुद्दा निकला था, तो मराठी के मुद्दे को हवा देने के लिए, तो ये करने के लिए 4 लोग खड़े हुए थे। एक थे स्वयं जॉर्ज फर्नांडिस, दूसरी थी मृणाल लिमये, और दूसरी थी मृणाल ताई। मृणाल ताई का नाम आपने शायद बिल्कुल जानती हूँ। तीसरे थे सोमनाथ सिंह, और चौथे थे प्रभाकर मोरे। अच्छा। ये 4 लोगों ने मुंबई के कार्यालय में हंगामा किया था कि पूरा कामकाज वो मराठी में हो। अच्छा। अब इसके ऊपर आप ध्यान रखिए कि स्वयं जॉर्ज फर्नांडिस मैंगलोर से आए थे, वो मैंगलोर से आए थे। सोमनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आए थे। हाँ। मृणाल ताई मुंबई से आई थी, और प्रभाकर मोरे तो पालघर से आए थे। हाँ। तो ये चारों लोगों ने मराठी का मुद्दा उठाकर पहले हंगामा किया था कि सारा कामकाज जो मुंबई म्यूनसिपैलिटी का मराठी में। और उस वक्त बाहर कौन थे? बाहर थे हरिहर शर्मा, बाहर थे हमारे आपके
अब्बा जान हाँ। मतलब लियाकत जी। हाँ। और ये बिल्कुल जब ये लोग आते थे तो बहुत हंगामा करते थे। अच्छा। और क्योंकि लड़ाकू तो थे ये पूरी ये बहुत जबरदस्त लड़ाकू थे। और उनके साथ ऐसे नहीं 50 साल नहीं, अरे हजारों लोग उनके साथ वो जुड़ते थे। अब देखिए लियाकत जी जब फरीवाला में काम करते थे, हॉकर्स यूनियन की एक ताकत रही है जीवन में। इस हॉकर्स यूनियन की ताकत को जॉर्ज साहब हमेशा मानते थे, क्योंकि हॉकर्स यूनियन मतलब गरीबों का एक मसीहा होता है, वैसे वो लियाकत जी थे। हम्म। और जहाँ भी जिस वार्ड में जाते थे तो 50 लोग उनके इर्द गिर्द में तो इकट्ठा होते ही थे। हाँ। तो ऐसे लोगों के साथ भी उनका संगठन था। जब एक हाथ मोर्चा हो तो उस मोर्चे में वो भी शामिल होते थे। अच्छा। तो उस मोर्चे में भी नारे भी होते थे कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अच्छा। ये नारा स्वयं जॉर्ज साहब ने नहीं दिया, ये नारा दिया था स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हाँ। ये भी वो कहते थे। और उसके साथ एक बात मैं वापस कहता था कि समाजवादी आंदोलन बिखर गया, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश जी के दोनों में बहुत ही मधुर संबंध थे। जयप्रकाश जी का नाम उन्होंने इसलिए जानबूझकर लिया क्योंकि जयप्रकाश जी महीने में 8-10 दिन मुंबई में हुआ करते थे। और जयप्रकाश जी बहुत बड़े समाजवादी आंदोलन के नेता थे। समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता पहले जयप्रकाश जी थे, राम मनोहर लोहिया नहीं थे यार, जयप्रकाश जी थे। और जयप्रकाश जी के साथ जो भी बातें होती थी इसलिए वो मुंबई उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो ऐसे वक्त जब वो अंतिम दिन मुझे हमें याद है कि जब अक्टूबर महीना था और कर्पूरी जी की सरकार थी, कर्पूरी जी ठाकुर की सरकार थी बिहार में। और कर्पूरी जी को 1967 में मुख्यमंत्री बनाया था डॉक्टर लोहिया ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। और उस वक्त वो मंत्री थे, और मंत्री थे तो फिर भाषण करते थे कि जो डॉक्टर लोहिया जो भाषण करते थे वो कहते थे सुधरो नहीं तो टूटो, सुधरो नहीं तो टूटो। ये छोटे लोहिया जो शर्मा जी, ये मिश्रा जी थे, जनेश्वर मिश्रा, ये बरेली की थे। चंद्रशेखर जी बाद में नेता बने, पहले नेता बने वहाँ, पहले नेता मिश्रा जी थे। तो वो उन्होंने तो लिखा हुआ था उनके बंगले के बाहर, सुधरो नहीं तो टूटो। अच्छा। तो ये समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे कि नारे पर राजनीति करते थे, नारों पर राजनीति करने वाले बहुत कम नेता मैंने अपने जीवन में देखा। देखो डॉक्टर लोहिया, मैं वापस कहता हूँ, वो सबसे ज्यादा महत्व महिलाओं को देते थे। उनके लिए द्रौपदी सबसे बड़ी एक नंबर की महिला थी, द्रौपदी का नाम वो 50 बार उछालते थे। हमने डॉक्टर लोहिया को देखा नहीं, हमने तो मधु जी को देखा, मतलब मधुलिमय को देखा, हमने तो मिश्रा जी को देखा, हमने तो मुलायम सिंह तो बहुत छोटे थे उसमें, बहुत छोटे थे, लेकिन छोटे लोहिया बड़े थे यहाँ पे। अच्छा। तो ये इन सबको हमने देखा। तो ये लोग कहते थे। अब देखिए हरिहर शर्मा जी का वापस मैं नाम लेता हूँ, मैं वापस लियाकत जी का नाम लेता हूँ। तो ये सब उस आंदोलन के सिपाही थे, और उस आंदोलन को चलाने वाले जो नेता वो अपने आप ही नेता बन गए। उनको किसी ने नेता नहीं बना दिया, वो अपने आप खुद नेता नहीं बने थे, वो जनता ने उनको नेता बना दिया। अब देखिए वापस ये कुर्ला डेपो है, कुर्ला डेपो में लियाकत जी जाते थे, कुर्ला डेपो में हरिहर शर्मा जी जाते थे, सोमनाथ सिंह जाते थे, और वहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन नेता कौन थे? बीएसटी वर्कर्स यूनियन के नेता थे पारसनाथ पांडे, नेता थे नारायण फेनानी। लेकिन उस वक्त एक सामुदायिक नेतृत्व था। जब काम होता है तो सामुदायिक नेतृत्व के चलते ये सब काम होता है। और ऐसे ही 50-100 तो बहुत कम कहता हूँ मैं, हर डेपो पर इसके जब आंदोलन होता था तो ये सब हुआ करते थे। अब देखिए मुंबई में वापस कहता हूँ, मुंबई में एक जमाने में बेस्ट वर्कर्स यूनियन जो चली वो मात्र और मात्र उत्तर भारतीयों के नेताओं, मतलब कार्यकर्ता के साथ चली। जितने भी नेता थे मुंबई में सारे उत्तर भारतीय थे। और वो जमाना था, मैं आपको बताता हूँ
1969 69 का ज़माना था, 69-70 के ज़माने में ये सब पेस्ट वर्कर्स यूनियन का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था। और जॉर्ज साहब हमेशा कहते थे कि अगर मुंबई को चलाना है तो बीएसटी को बदलना है, बीएसटी में हड़ताल करनी है। और वो वैसे में तो लियाकत जी एक नंबर थे, जैसे मैंने हॉकर्स यूनियन की बात आपसे कह दी। तो ऐसे वक्त ये हमारे जो नेता थे, तो मैं वापस डॉक्टर लोहिया का नाम लेता हूँ कि जब 1967 में के एक महीना पहले 12 अक्टूबर 1967 को उनका देहांत हो गया विलिंगटन रुग्णालय दिल्ली में, जिसको आजकल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम दिया हुआ। तो वहाँ उनका देहांत हुआ, लेकिन देहांत से पहले एक महीना वो बिहार में दौरे पर थे। और दौरे पर जाने के बाद वो सर्किट हाउस में, मतलब डाक बंगले पर रुकते। तो डाक बंगले पर प्रभावती जी आ गए। प्रभावती जी यानी स्वर्गीय जयप्रकाश जी की पत्नी। और उनमें दोनों में भाई और बहन का संबंध था। तो उनको देखते सर जयप्रकाश जी कहा, तुम क्यों आ गई? वैसे भी मैं कल तुम्हारे यहाँ खाने के लिए आने वाला हूँ। क्या मुझसे जेपी जयप्रकाश क्या मुझसे हकाल देगा? क्या मुझसे खाना? तो ये संबंध मधुर, ऐसे मधुर संबंध उनमें थे। तो उस वक्त वो बातें जो हुई प्रभावती जी के साथ, तो उस वक्त जयप्रकाश जी एक लफ्ज नहीं बोले। तो अंत में डॉक्टर साहब ने उनको पूछा, क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं, तुम्हारे मन में क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे मन में बहुत कुछ है, लेकिन तुम कब आओगे? तो वो कल दूसरे दिन उनको खाने के लिए घर में बुलाया हुआ। तो खाने के लिए प्रभावती जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश जी एक टेबल पर बैठे हुए थे, खाने के टेबल पर। उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है जयप्रकाश, बताओ। वो अपने में तुम में बात कर क्या करते, दोनों बहुत बड़े पीछे कद के नेता थे बाबा, बहुत बड़े। तो तुम क्यों नहीं बात करते हो? तुम मीटिंगों में भी गुमसुम रहते हो, कुछ अपनी मन की बात कहते नहीं हो। तो जयप्रकाश जी ने उनको कहा कि जेपी राम मनोहर, मैं अपने मन को टटोलना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तो उन्होंने कहा, जल्दी आ जाओ, मैं दिल्ली में होऊंगा, उस वक्त मैं आ जाऊँगा। और वो दोनों को ट्रेन में बिठाकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को ट्रेन में बिठाकर वो अपने घर में चले गए। और उसके बाद 15 दिन में ही डॉक्टर साहब बीमार हो गए और इतने अत्यावस्थ हो गए कि उनका देहांत हो गया। तो उसमें ये बात मैं इसलिए कहना चाहता था कि अगर डॉक्टर लोहिया और 10 साल जीवित रहते थे तो शायद देश का नक्शा बदलता था। देखो, डॉक्टर लोहिया में एक कल्पना थी, उस कल्पना को साकार करने का काम जयप्रकाश जी ने किया, लेकिन पूरे चित्र जो था, पूरा ये था, वो डॉक्टर लोहिया का था। तो उन्होंने जब वो अनकॉन्शियस, मतलब बेसुध हो गए, तो उस वक्त वो कह रहे थे कि राम मनोहर को बुलाओ, जेपी को बुलाओ। आज इस देश को सिर्फ मात्र जयप्रकाश ही बचा सकता है। देखो, ये आदमी अत्यावस्थ है, बेड में है, कभी भी होता है, और उसमें चिंता किसकी है? देश की चिंता है। ये नेता थे, और ऐसे नेता तो अभी बचे नहीं ना। तो जयप्रकाश जी सामने बैठकर रो रहे थे। ये अनोठा, ये हमने स्वर्गीय मधु जी ने हमसे कहा कि हमको बताया नहीं था, लेकिन स्वर्गीय मधु में बहुत बड़े नेता थे। जॉर्ज साहब बहुत छोटे थे, लेकिन मधु जी एक जमाने में उनको हेडमास्टर कहा करते थे। समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता एक थे नेताजी राजनारायण। नेताजी राजनारायण का नाम आपने कहाँ सुना है मुझे मालूम नहीं। नेताजी राजनारायण थे बनारस के, भूमिहार थे, लेकिन घर बार पुनः त्याग कर दिया है, त्याग किया था। कुछ नहीं था, मात्र अपना क्या जो भी 2-4 कपड़े होते थे, वही समाजवादी की पूंजी थी, और कुछ नहीं थी। और उसके साथ वो, लेकिन एक है कि बनारस विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र नेता बने उस वक्त, वो सारे के सारा उनके चेले थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और इनको नेताजी कहा करते थे। देखिए, एक बात मैं कहता हूँ हमेशा वापस कि मुख्तार अनीस आज जीवित नहीं है। मुख्तार अनीस
मुख्तार अनीस मतलब जो अनीस नाम का मुख्तार अनीस का जो पूरा ये बताया जाता है ना उनके रिश्तेदारों को, तो मुख्तार अनीस समाजवादी आंदोलन के अग्रज नेता थे। अग्रज नेता मुख्तार अनीस और मोहन सिंह। मोहन सिंह मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में कम से कम 6 और 7 बार मेरे से जोड़े जिट्टे थे। और मोहन सिंह हमारे साथ मैं जब बिहार में चुनाव लड़ता था तो मोहन सिंह भी हमारे साथ हुआ करते थे हमेशा। तो मोहन सिंह और मुख्तार अनीस जी ने कहा तो बात करते थे क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस को भी इनको राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको ये करना था, क्योंकि मुलायम सिंह जी चाहते थे कि जॉर्ज साहब भी मीटिंग ले, लेकिन शाम सभा लेने में नेताजी तैयार नहीं थे। नेताजी कहते थे कि ये सारी हवा प्रदूषित करने का काम एक पादरी करता है, ऐसा वो कहते थे। जो मुझसे मधु जी ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ मधुनी में के लफ्ज में कह रहा हूँ। तो लेकिन उसके बाद तो जॉर्ज फर्नांडिस तो नेता थे, बहुत ही जबरदस्त वक्ता थे। वक्ता तो उसमें गजब की उनमें ये था। तो वो दोनों मतलब अभी नेताजी को कौन बताया कौन बताया, लेकिन वो नेता थे, उसमें कोई शक नहीं। और मुख्तार अनीस और मोहन सिंह जैसे लोग उनके साथ रहे और फिर उनके साथ बने रहे। उसके बाद मुलायम सिंह जी आ गए। मुलायम सिंह जी भी जॉर्ज साहब के साथ हमेशा उनके साथ लगे रहे, क्योंकि मधुली में चाहते थे कि ये सब बढ़ के मधुली में एक नंबर के नेता थे समाजवादी आंदोलन। तो 12 अक्टूबर 1967 के दिन में उनका देहांत हो गया डॉक्टर साहब। और उस देहांत के बाद क्या हो, तो ये देश को बदलने वाले अगर ये देश अगर बदलता है तो मात्र जयप्रकाश कैसे बता सकते। और उस वक्त ये लफ्ज थे मधु के उनकी एक ही शर्त थे, बशर्ते कि जयप्रकाश जी अपने चट्टान पर खड़े रहे। ये उनका लफ्ज था। जयप्रकाश जी अगर चट्टान पर खड़े रहेंगे तो सारे देश को हिला देंगे। ये कहा था जयप्रकाश जी के बारे में मधुरी ने, जब वो उनका ये होने के बाद, और ये बात खरी हो गई। उसके बाद देश को हिलाने का काम किसने किया तो जयप्रकाश जी ने किया। और उसके लिए सबसे बड़े कारण रहे डॉक्टर भैया। तो मैं ये सब बातें इसके लिए कह रहा हूँ कि भले लियाकत जी हॉकर्स यूनियन के महामंत्री, आपको शायद मालूम भी नहीं होगा कि वो देश महामंत्री थे हॉकर्स यूनियन के, लेकिन उसके बाद चाहे पारसनाथ पांडे हो, चाहे हरिहर शर्मा हो, ये सब बहुत ही अग्रणी नेता थे समाजवादी आंदोलन के और बहुत ही काम करते। ये हॉकर्स यूनियन खाली मुंबई की थी कि पूरे देश की थी? नहीं, बॉम्बे हॉकर्स यूनियन मात्र मुंबई की थी। रिकॉर्डिंग। और इस हॉकर्स यूनियन के रजिस्ट्रेशन का करने का काम जॉर्ज साहब ने किया था। और पहले महामंत्री थे लियाकत जी, सबसे पहले जनरल से। अभी भी ये यूनियन है? अभी भी है ये बॉम्बे हॉकर्स यूनियन, आज भी है, लेकिन वो बिल्कुल कमजोर हो गई। अच्छा। जो एक जमाने में लियाकत जी को मैंने अभी आपसे कहा कि जब लियाकत जी खड़े होते थे कहीं भी, मान लीजिए साकिनाका में गए तो साकिनाका में लियाकत जी हरिहर आते थे तो उनके साथ 200-250 लोग ऐसे ही खड़ा आते थे। तो ये एक ताकत थी, आंदोलन की ताकत थी। मैं समाजवादी आंदोलन की ताकत की बात कर रहा हूँ कि ये लोग जहाँ भी जाते थे तो वो नेता ही थे। तो ये नेतागिरी उनके दिमाग में कभी नहीं चली। चाहे हरिहर शर्मा जी हो, चाहे ये हो, चाहे सोमनाथ सिंह हो, ये बहुत अग्रणी रहते। ये किसकी जाति क्या हो मैं पूछना नहीं चाहता। सोमनाथ सिंह पिछड़े थे, लेकिन सोमनाथ सिंह बहुत ही बुद्धिजीवी थे। हरिहर शर्मा जी बुद्धिजीवी थे। पारसनाथ पांडे, अरे एक मैं जितना अभी आपके ये पांडे भी कुछ कम नहीं थे। रामचंद्र पांडे बहुत लड़ाकू थे, लेकिन इनमें एक दो के बहुत ही गुस्सेल आदमी थे सब, बहुत ही गुस्से। और गुस्सा होता तो क्या करते थे, बाबा हम भी वो मतलब हम भी उस आंदोलन में इनकी वजह, क्योंकि हम तो बिल्कुल नौजवान लड़के थे। मैं 20 साल की उम्र में यूनियन में आ गया समाजवादी आंदोलन, क्योंकि मेरा एक सपना था कि जॉर्ज फर्नांडिस की यूनियन में मुझे जाना। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। अच्छा। और पुणे में एस.एन. जोशी, नाना साहेब, बहुत बड़े बड़े नेता थे। भाई वैद्या, सदाशिवराव बागाईकर, विनायकराव कुलकर्णी, बहुत बड़े बड़े नेता थे।
और ये सारे बुद्धिजीवी नेता बहुत मतलब इनका अध्ययन था, और ये इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन इसमें एक है कि समाजवादी आंदोलन में वक्ता हमने जो देखा अपने जीवन में थे वो जॉर्ज फर्नांडिस। उसके बाद बापू कालदत्ती का मैं नाम लेता हूँ, लेकिन पहले वक्ता थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज साहब जब बात करते, भाषण के लिए खड़े होते थे तो मंत्रमुग्ध करते थे सारी जनता को, और बिल्कुल वो उनके भाषण में तो अंगार 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 बरसते थे, इतना वो जबरदस्त। और उन्हें इंग्लिश और मराठी भी बोलते थे। अरे मराठी तो बहुत बढ़िया बोलते, मराठी इतना अच्छा बोलते थे, क्योंकि मराठी तो बहुत बढ़िया बोलते। मेरे को एक डायलॉग उनका याद है, मैं आपको रोक रहा हूँ। बोले, हे बालासाहेब म्हणतात आमची मुंबई आमची मुंबई. अरे बालासाहेब तुमची मुंबई राहिली कुठे? मुंबई तुमची मुंबई भाईंदरला गेली, मालवणला गेली, ठाण्याला गेली. हे मुंबई आता धनिकांची झाली आहे. अब इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, जॉर्ज साहब के संबंध बाला साहब ठाकरे के साथ मधुर थे। शरद पवार, बाला साहब ठाकरे और जॉर्ज फर्नांडिस, ये तीनों ज़बरदस्त नेता थे और तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। जब वो घर में थे, मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा। जब वो घर में जाते थे मातोश्री में, तो जाते थे और घुसते थे और बैठते थे, वो भाभी नाश्ता खाना खिलाओ, तो भाभी मतलब वो माँ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की पत्नी। तो उनको देखने के बाद बाला साहब खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, तो माँ कहती थी कुछ नहीं मिलेगा क्या, सब कुछ मिलेगा आपको, आपके लिए सब कुछ खाना तैयार है। लेकिन विचारधारा तो ये जो संबंध है, याद रखिए, ये विचारधाराओं का ये था। भले वो विचारधारा, देखिए वापस में कहता हूँ, मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहूँगा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने जीवन में, मधुली में हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, मैं दंडोती साहब का भी, मधु दंडोती जी का नाम भी लेना चाहूँगा, और उत्तर भारत में चाहे नेताजी राजनारायण रहे, मुलायम, देखिए ये एक ज़माने में बिल्कुल त्यागी लोग थे, एक ज़माने में त्यागी लोग थे। इनके जैसा, इनके त्याग का वर्णन करते थे लोग इनके त्याग की पूजा करते थे। लेकिन ये बात तो आज किसी भी, आज मुझे बताइए 50 साल हो गए, आज भाजपा और आरएसएस लोगों ने देश को कब्जा किया हुआ है और देश को एक कैदखाना, मतलब एक जेल बना दिया है। अब जिस तरीके से, देखिए राहुल गांधी के साथ मेरे कोई ये हो नहीं, लेकिन राहुल गांधी को इस तरीके से राजनीति से बाहर करना ये बिल्कुल गलत है। ये प्रजातंत्र में ये नहीं होता। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? तो ये बात, हाँ, प्रजातंत्र का मतलब होता है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और विपक्ष, प्रजातंत्र में विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका रही है हमेशा। अब देखिए, एक उदाहरण मैं वापस कहना चाहूँगा आपको। 1949 में एक पहली आज़ाद हिंदुस्तान में पहला मोर्चा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिल्ली में निकाला था, पहला मोर्चा। और उस मोर्चे की अगुवाई स्वयं वो करते थे, और कोइराला जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और वो नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। तो उस इस पे इनको गिरफ्तार कर लिया, 2-4 लाठियाँ भी मार दी, डॉक्टर लोहिया को गिरफ्तार कर लिया। और डॉक्टर लोहिया को गिरफ्तार करने के बाद बहुत तैश में आ गए डॉक्टर लोहिया कि मुसोलिनी जी ने अभी कभी इसके साथ ये तय नहीं किया था, आप ये नेहरू जी कर रहे वगैरह वगैरह। तो लेकिन 1 घंटे के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके लिए आम ले ली, आम, और आपका टोकरा राम मनोहर के लिए भेजा हो, ऐसा उसके पर्ची के ऊपर उतर लिखा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, चाहे देखिए उस पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा तीखा प्रहार किसने किया, तो मात्र डॉक्टर लोहिया ने किया नेहरू जी के ऊपर। क्योंकि नेहरू जी तो एक ज़माने में ज़बरदस्त नेता थे, उनकी पुप्पी बोलते थे, उनकी बोलती थी, और वो किसी को उनको विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। ये हिम्मत पहली बार की थी राम मनोहर लोहिया ने की। 1963 में वो पहली बार चुनाव लड़कर फूलपुर से तो चुनाव लड़कर पहली बार वो वहाँ पर गए, और पूरे लोकसभा का नक्शा उन्होंने बदल दिया। पहले, इसके पहले लोकसभा मात्र अंग्रेजी में बात हुआ करती थी। डॉक्टर लोहिया और मधुली में जाने के बाद उन्होंने पहले हिंदी में बात करने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा में पहले बात कर रहे हैं हिंदी,
और उसके बाद हिंदी को जो बढ़ावा मिला, और हिंदी देखो आजकल उत्तर भारत के सारे लोग हिंदी में बात करते हैं। जब अंग्रेजी में बात करते तो कौन मुलायम सिंह जी नेता बनते थे? नहीं, कभी नहीं बनते थे। जनेश्वर मिश्रा जी बड़े बुद्धिजीवी थे, लेकिन नेता इतने बड़े कोटि से नहीं बनते थे। चंद्रशेखर जी को मैं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि जॉर्ज साहब और चंद्रशेखर जी को मैंने अपने चट्टे पट्टे में इसका देखा हूँ जीवन में, क्योंकि वो भी उनका आदर्श सब लोग सिद्धांतवादी थे। उसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ मैं रहा हूँ, और ये समाजवादी आंदोलन की बहुत बड़ी पूंजी है। उस पूंजी को थोड़ा बहुत बटोरने का काम आप कर रही हो, क्योंकि आप उस मरहूम पिता की लड़की हो कि उस मरहूम पिता ने एक ज़माने में सचमुच मुंबई में एक योगदान दिया हुआ है मजदूर आंदोलन में। मजदूर आंदोलन को योगदान हमने भी दिया, मैं भी म्यूनसिपल मजदूर यूनियन में उस वक्त नेता था, लेकिन वो तोड़ नहीं था जो हमने, जैसे मैंने आप सारे नाम गिनवाए उनके तोड़ में हम तो बहुत छोटे, हम तो बहुत छोटे थे। मैं संजीव साबड़े का नाम लेना चाहूँगा। संजीव साबड़े आज वो बहुत चोटी के पत्रकार बन गए, और अभी वो संपादक है, एडिटर है, लेकिन संजीव साबड़े हमारे साथ यूनियन में फुल टाइम थे। उनके पिता काउंसिलर थे, और संजीव साबड़े हमारे साथ ये थे, मतलब फुल टाइम थे। प्रमोद गांवकर के साथ वो वहाँ बैठते थे, आर्या शर्मा जी के साथ बैठते थे साकी नाका में, नहीं तो अंधेरी में हमारे यूनियन का कार्यालय हुआ था, वहाँ बैठते थे। तो कहने की बात यह है कि ये समाजवादी आंदोलन की है एक दिग्गज नेता था, और जो दिग्गज नेता थी कि वापस मैं महिलाओं की बात इसलिए करना चाहूँ कि महिलाओं की बात करने के लिए देश में अगर किसी ने शुरुआत की, अगुवाई की, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की, किसी ने की। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक दिन रात को डॉक्टर लोहिया एक आम सभा से वापस आ रहे थे, और वो उस वक्त उनका निवास गोरेगांव में था, और उस गोरेगांव में मृणालताई पानी वाली बाई करके बहुत ही मशहूर थी। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने उनको कहा, मृणाल अगर तुम्हें कुछ जीवन में करना है तो इस महिलाओं के लिए पहले काम कर लो, क्योंकि उस वक्त पानी नहीं मिलता, पानी की बड़ी दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले काम आपको ये करना है, और उसके बाद मृणालताई मुंबई की पानी वाली उसके बाद पानी वाली नाम उनको दिया गया। डॉक्टर मृणाल जी का भी योगदान इसमें जबरदस्त योगदान है। तो ये सारे नेताओं की इसमें मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी है। अगर आपको कुछ बोलना मैं भी सवाल तो पूछिए, तो बोलूँगा। जब अपना एमएलए बने तो ताजमहल में एक आंदोलन किए थे सोमनाथ सिंह को लेके रोटी पहन जाने के लिए। देखिए अभी जो सोमनाथ सिंह जी का नाम लिया, देखिए वो वैसा तो फकीर थे भाई, क्या था, और पैसे वाले मामले में कुछ था ही नहीं। वहाँ खाना कौन बनाने, खाने के लिए जाता कौन था? सूट वाली सरकार आज ये कह रहे हैं, लेकिन करनी और कतनी में फर्क, करनी और कतनी का नाम मैं डॉक्टर लोहिया ने कहा था, करनी और कतनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये काम डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में इन लोगों ने किया था, तो वहाँ पर आंदोलन कर लिया था, और गरीबों के लिए खाना का, अगर यहाँ बैठकर 1000 रुपये का खाना अमीर खाएगा तो फिर गरीब क्या खाएगा और कहाँ खाएगा? अगर धोती पहन के नहीं जाने देते थे तो सब लोग धोती पहन। एक बात बताता हूँ, डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते थे, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, तो जिंदा कौम में इंतजार नहीं करते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आज के तारीख में इसका बड़ा महत्व है। क्योंकि देखिए जिंदा कौम में 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये खड़ा मतलब ये है, लेकिन वो अलग इसमें बताते थे संदर्भ में। लेकिन आज मुझे बताइए कि 5 साल तक डॉक्टर साहब रुकने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर भैया वो कहते थे अगर समाज बिगड़ गया है तो उसको पूरी तरह बदल दो। तो ये जो समाजवादी आंदोलन के जो प्रमुख उद्देश्य था उसमें ये भी था, जिंदा कौम में 5 साल तक इंतजार नहीं करते। तो ऐसे नेताओं के साथ हम लोग रहे, हमने देखा है। डॉक्टर लोहिया देखिए
12 अक्टूबर 1967 के दिन उनका देहांत हो गया और हम 11 साल के थे जब वो हम पैदा हुए और पुणे में पैदा हुए। तो ये वो तो ताजमहल के आंदोलन में आप लोग सब धोती में गए थे? किसमें? ताजमहल वाले आंदोलन में? हम नहीं थे। अच्छा। ताजमहल वाले आंदोलन में हम नहीं थे। लियाकत ये सारे बुजुर्ग तो नेता थे। ये आंदोलन का कुछ याद है? तो ये लोग अंदर गए थे? हाँ वो तो अरे देखिए एक बात मैं वापस कहता हूँ, फोर्ट में पिकेटिंग हुआ करता था। फोर्ट यानी जो पूरा आजकल का फोर्ट होता है, हाँ उस पिकेटिंग में कितने 3-4 लोग हुआ करते थे। हाँ एक मधुली में, एक जॉर्ज फर्नांडिस, एक सोमनाथ सिंह, एक आपके अब्बा। और मधुली में अगर नेता गए कि हजोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो बाकी लोग कहते तो 4-5 लोग भी पूरा माहौल बना लेते थे। मैंने राजन ने यही बोला ना अपने भाषण में कि एक स्टूल लेके 10 आदमी लेके खड़े हो जाते। बस वही गा के बतागा खड़े रहते थे और उनका चलता था। और वही देखिए समाजवादियों को इज्जत के साथ, सम्मान के साथ देखते थे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हमने एक अनशन किया था हमने 6 दिन मृणाल ताई के साथ। नागरी निवारा जो बनाया ना गोरेगांव में, हाँ उसमें हमने अनशन किया था 6 दिन के लिए। उस वक्त तो मैं तो बहुत छोटा था, तो मैं 31 साल का 30-31 साल का था। मृणाल ताई ने मुझे बुलाया और कहा कि सुनील तुम कल अपने अनशन में बैठना है। और मेरी देर तो जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं 2 घंटे खाना नहीं मिलता तो मैं पूरा घर खड़ा हंगामा करता था। तो उन्होंने कहा सुनील तुमको कल से अनशन पर बैठना है। और हमने अनशन किया, 6 दिन अनशन किया। अच्छा 6 दिन जब अनशन किए मैंने किया तो सब दुनिया दंग हो गई। मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, कुछ नहीं हुआ था। वैसे भी हम उस उम्र में थे और तो होना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन मृणाल ताई के कहने की बात मतलब ये है कि मैंने जो अनशन किया उसका पूरा श्रेय मृणाल ताई के पास था। उन्होंने कहा कि तुम्हें अनशन करना है, तो हमने अनशन किया। मेरे नेता थी, मैं नेता को मैं इनकार कर नहीं सकता था, नेता थी। अनशन करने के बाद दूसरे दिन जॉर्ज साहब आ गए तो उन्होंने मृणाल को कह दिया सुनील बैठा हुआ है अनशन में। तो उस अनशन पर देखिए ज्ञानी जैन सिंह देश के राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैन सिंह, और जॉर्ज साहब 204 में बैठे थे। और जॉर्ज साहब बहुत परेशान थे क्योंकि वो मृणाल ताई को बहन से भी ज़्यादा उनको उनकी कीमत बहुत करते थे और पूरे पारिवारिक संबंध हुआ करते थे। तो वो हर वक्त कैसे अनशन उनको तुलवाना इतना उनका था। तो जब वो फ़ोन करते तो कोई IAS ऑफिसर था ज्ञानी जैन सिंह का। तो ज्ञानी जैन सिंह का उस IAS ऑफिसर ने कुछ उड़ान पुड़ान बात कर दी। बाबा जॉर्ज साहब इतने गुस्से में आ गए कि उसको तो उसकी तो नानी उनको याद आ गई। ज्ञानी जैन सिंह दौड़ते हुए आ गए, जॉर्ज साहब पागल है, जॉर्ज साहब के साथ इस तरह बात कर सकते हो? तो फिर उन्होंने कहा कि जॉर्ज साहब ने कहा मुझे मृणाल ताई का अनशन तुलवाना है। उस वक्त वसंत दादा मुख्यमंत्री थे और हर हाल में मुझे अनशन तुलवाना है। और मृणाल ताई की कीमत जो है, उस जान की कीमत जो है मेरे लिए बहुत ही मतलब उसमें कोई ये नहीं। तो ऐसे नेता इसमें थे वो और जो अनशन खत्म करवा दिया वो डॉक्टर साहब ने खत्म कर दिया। ये थे। अब कितने लोगों को बात याद है कि जो NG गोरे, नाना साहब गोरे साहित्यिक रहे, हमारे बहुत पुराने संबंध रहे। बहुत बचपन में उनका भाषण हम बहुत ही प्रेम के साथ सुनते थे। वो देवघर के रहने वाले और मृणाल ताई उनकी देवर की पत्नी थी। नाना साहब गोरे के भाई बंडू गोरे की ये पत्नी थी और वो मतलब वो दोनों पंडित थे। नाना साहब गोरे और नाना साहब गोरे और केशव गोरे दोनों पंडित थे। लेकिन वो पंडितों ने कभी भी मृणाल ताई को उस घर में नहीं घुसने दिया, क्योंकि वो जो कर्मकांड और पुराने लोग थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे कि भाई घुसना ही नहीं। तो ऐसे वही केशव गोरे बाद में शहीद हो गए, मतलब मृत्यु हो गई। लेकिन उनको उठाकर मधु दंडौते, जब गोवा का मुक्ति आंदोलन हुआ था तो उनको कंधे पर उठाकर मधु दंडौते दौड़कर बाहर निकल गए थे। और जब मधुले में उस वक्त तो गोवा जेल में बंद थे, उनको ज़बरदस्त मारपीट की थी,
मतलब इतनी मारपीट की थी पुर्तगाली पुलिस ने के पूछने की ये नहीं। और उनको उस वक्त उनको पंचा देकर उनकी सारी जख्मों को मरहम लगाने का काम स्वर्गीय जगन्नाथराव जोशी ने किया। ये नाम मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जगन्नाथराव जोशी आरएसएस के थे, भाजपा के थे, और आगवा जेल में वो भी बंद थे और ये भी बंद थे। लेकिन मधु आ गया है तो ऐसे वक्त वो विरोधी विपक्ष के साथ जो प्रेम का संबंध था वो उस वक्त था, आज है नहीं। आज इस तरह का संबंध विपक्ष में है किसी के साथ नहीं। देखिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब राजनीति ये आ गई है कि दुश्मनी करना है या नहीं, क्या करना है। आपने शरद पवार जी का इंटरव्यू किया हुआ। शरद पवार जी देश के बहुत चतुर नेता है, बहुत चतुर नेता है। और वो शरद पवार जी देखिए जिस दिन हमारे नेता एसएम जोशी का देहांत हुआ था उस दिन शरद पवार लोनावाला में थे और हेगड़े के साथ थे, हेगड़े साहब के साथ। हेगड़े ने अंत्यदर्शन लेकर निकल गए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से मैं बता सकता हूँ कि शरद पवार जी के कि वो देखो चोटी के नेता है, उसमें कोई शक नहीं, चोटी के नेता है। और वो चोटी के नेता बहुत चतुर रहे और हर वक्त कौन से वक्त में कौन सा काम करना चाहिए ये उनके पास टाइम टेबल है और उस टाइम टेबल के तहत वो अपनी गोटियाँ ठीक करते हैं। यह है। अब इसके बाद आपको और मुझसे कुछ और पूछना चाहिए तो बताइए। कौन थे? बैरिस्टर नागपई। कोंकण में रेल आनी चाहिए, ये सपना किसका था? ये सपना बालावलकर के साथ संजोगा था बैरिस्टर नागपई ने। अच्छा। बैरिस्टर नागपई जब संसद में पार्लियामेंट में खड़े होते थे तो सारी संसद स्तब्ध हो जाती थी। स्वयं नेहरू जी उनके विचार सुनने के लिए आकर बैठते थे। ये थे बैरिस्टर नागपई। तो बैरिस्टर नागपई वो नेता थे कि भिखारी से गरीब की झुग्गी झोपड़ी में जाते थे और जाकर वो कहते थे कि मुझे कुछ खाना खिलाओ। ये थे। और वो कोंकण में खाना मतलब जो मिलेगा वैसा कोंकण का, उसमें कोंकण बहुत गरीब था। आज तो कोंकण में बहुत लेकिन उस जमाने में तो बहुत गरीब था। दंडौते तो बाद में आ गए, पहले तो नागपई थे। तो ये नेता थे, इनमें मूल्य था, ये सिद्धांत के ऊपर थे। ये सारे नेता सिद्धांत के ऊपर खड़े थे। आजकल राजनीति में सिद्धांत मैं सुनील भाई वही बताना चाहता हूँ कि जितने समाजवादी थे, जैसे आज नवाब मलिक एमएलए बना अरबों खरबों रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़ा, लेकिन ये लोग है ना, ये लोग समाजवादी जितने थे कभी भी अपने अब तू तेरी किस्मत से बन गई। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूँगा तो आपके लेकिन नवाब भाई को नेता किसने बनाया? भंगार लोगों के बीच में वो भंगार मतलब खड़ा। आपके मरहूम अब्बा ने आपके मरहूम अब्बा ने उनको नेता बना दिया। ड्राइवर थे ड्राइवर से आज कहाँ तक चले गए। लेकिन लियाकत जी का नाम कभी जीवन में उन्होंने लिया है किसी मंच पर? नहीं लिया। मैं पूछना चाहता हूँ और मैं ये बात तो मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा कि नवाब साहब ने कभी मरहूम लियाकत जी का नाम कभी तो लिया? कभी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? 5 साल तक वो विधायक थे और विधायक भी कोटी के मतलब वो भी मैंने कहा ना, वो गरीब के साथ गरीब थे और अमीर के साथ अमीर थे। उसमें क्या बुरा था? आज जो पूर्वा का जो भंगार का पूरा कारोबार है वो एक जमाने में लियाकत जी की मुट्ठी में था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुट्ठी में था। तो उसको लियाकत जी ने किया। आप तो शायद उसमें उस वक्त पैदा हुए थे, मुझे नहीं मालूम। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो नेताजी राजनारायण ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। ये कौन है? अगर ये मेरी पत्नी है तो बाद में है, पहले मैं अभी जनता के बीच में हूँ। अच्छा। पहले मैं जनता से बात कर लूंगा, उनके साथ मैं उनको बात कर लूंगा, उनका नंबर आखिरी में आ जाएगा। अच्छा। सेंट्रल होम मिनिस्टर, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर।
मेडिकल की कुछ सीटें बॉम्बे से अब्बा का प्रस्ताव था, कुछ मेडिकल में एडमिशन दिलाना चाहते थे, एडमिशन नहीं हो रहा था। रामनारायण से बात की, रामनारायण ने बोला 4 सीट बढ़ाओ, वसंत दादा को बुलाया 4 सीट बढ़ाओ। और जब भी वो ये हो गया, अभी कैपिटेशन वाला मामला है ना, उसकी अगुवाई करने वाले नेताजी राजनारायण जनता दल की कार्यकाल में उनकी बदौलत और है एक लोहिया जी का आंदोलन था, धन और धरती बट के रहेगी। जितनी जमीन थी ना अपनी, ये राजा थे अपने गांव के, अपनी सब जमीन बांटती करी। अकबरपुर अयोध्या में आता है। हाँ, एकदम सही है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। उनको राम और कृष्ण को पूरा देश में ये करना था। राम और कृष्ण को वो अलग अलग, अगर वो जीवित होते थे तो शायद आरएसएस वाले आज भाग जाते थे, क्योंकि वो राम और कृष्ण के बीच में सेतु बनाना चाहते थे। देखिए राम और कृष्ण कितनी बड़ी बात। आज देखिए, वापस कहता हूँ मैं, इतिहास में उनकी डॉक्टरेट रही। वो हमेशा वो हर चीज को इतिहास के पन्ने में देखते थे। चित्रकूट में राम गए थे, चित्रकूट में मेला लेने के लिए डॉक्टर लोहिया ने अगुवाई की थी। चित्रकूट में, चित्रकूट जो आज मध्य प्रदेश में है, राम का मेला वही लगता है। तो वहां उन्होंने की थी। ये कितने लोगों को मालूम है कि डॉक्टर साहब क्या चाहते थे और क्या हुआ बाद में। ये तो बहुत देश को, देखिए जयप्रकाश जी ने, मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा, रिकॉर्ड पर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निधन के बाद उनका अधूरा काम था, वो जयप्रकाश जी ने पूरा किया। मैं दावे के साथ। और दूसरी एक बात बताना चाहूँगा मैं, शायद किसी को मालूम नहीं होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको भी शायद नहीं मालूम था। जयप्रकाश जी और प्रभावती जी के बीच में क्या संबंध था। जब महात्मा गांधी के साथ प्रभावती जी ने उनको योग किया था कि उन्होंने उनके साथ काम किया। उस वक्त जयप्रकाश जी अमेरिका में थे। अब जयप्रकाश जी जब अमेरिका से आए तो उन्होंने कहा, उनको जब मतलब मालूम पड़ा कि भाई प्रभावती जी गांधी के साथ पूरी तरह काम करती है, तो पूरे उसके बाद पूरे जीवन में प्रभावती जी के साथ और जयप्रकाश जी का कभी भी संबंध आया नहीं जीवन में। ये पति पत्नी थे जीवन में, लेकिन संबंध और जयप्रकाश बहुत खूबसूरत थे, कभी संबंध बहुत खूबसूरत थे। पता नहीं कौन उनको बोलता था, पिताजी बता रहे थे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो जो रहने थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर के। हाँ। अच्छा। बाद में वो पटना में वगैरह गए, लेकिन वो पहले तो उत्तर प्रदेश में, मतलब वो अध्यक्ष जी हमारे बहुत हम हमेशा कहते थे इतना। तो ये नेता बहुत बड़े बाबा, इन लोग का नहीं। अरे जयप्रकाश जी ना दिन में 2 जोड़ा कपड़ा पहनते थे। और उन्होंने उसमें भी एक बात बताता हूँ, उसमें भी हाँ, उनकी जो धोती और ये होता था ना, कोई भी पहनता था। अच्छा। और उनको धोती और कपड़ा वो भी नहीं मिलता था। एक बात आ गए राम नरेश यादव, और उनका धोती और कुर्ता पहन के बाहर गए, और उनके पास धोती नहीं बनी और कपड़ा ये भी नहीं बना। रामनारायण यादव सीएम जब बने ना यूपी के, राजनारायण ने बनाया था। तो फिर मधु जी ने उनके लिए धोती और कुर्ता ये कर दिया। तो ये ऐसे नेता तो मैंने देखो। और एक बात बताता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का किसी भी बैंक में 5 पैसे का अकाउंट नहीं था। कभी भी उन्होंने बैंक में खाता निकाला नहीं, कभी भी नहीं। ये मेरे लिए बहुत ही अहम बात है, बहुत अहम बात है मेरे लिए। नवाब मलिक जब अब्बा एमएलए बने थे, पठानवाड़ी डोंगरी में चिंदी गली में अजीज दिलीप नाम का एक गुंडा था, सुनील भाई जानते होंगे, उसने गोदाम कब्जा कर लिया था। भाई बंदा होम मिनिस्टर थे, समाजवादी विचारधारा के थे, अब्बा एमएलए थे। अब्बा ने फोन करके भाई बंदे को पठानवाड़ी में बुला लिया, और वो गए, और वो गए, और वही 2 मिनट में कमिश्नर, अब जब होम मिनिस्टर जाएगा तो कमिश्नर भी आएगा, ताबड़तोड़ कब्जा दिलाएगा। ये समाजवादी आंदोलन की बहुत बड़ी ताकत। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सारी मालूमात अभी की जनरेशन में किसी के पास कुछ भी नहीं?
अभी की जनरेशन कोई एकदम बचा ही नहीं पॉल्यूटेड हो है। गई। ये Polluted जानकारी है। आज की तारीख में मेरे साथ मैं जानता हूँ जोगेंद्र यादव, अच्छा। उनके पास है, जो किशन पटनायक के चेले हैं, हम्म, और डॉक्टर सुनील, सुनील सुनिए। जो समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज डॉक्टर विनोद सुनील प्रसाद अंदर सिंह, लेकिन ये आप लोगों के पास ही रह गई ना, हाँ, ये आगे डॉक्टर सुनीलम और हम बढ़ी तो नहीं। बिल्कुल पक्के मित्र हैं। हाँ हम दोनों चट्टी बट्टी की मित्र आप कह सकती हो, अच्छा। हम बहन हो। हाँ तो सुनीलम के साथ मेरे बहुत ही जबरदस्त मधुर संबंध है, सबको जानता है यार। हाँ हमारे बहुत, तो अभी पीजी में मेरे साथ जो बुरा ये हुआ, वो तुरंत दौड़े दौड़े आए थे, तुरंत जब उनको मालूम हुआ 15 दिन के बाद कि सुनील भाई को इस तरह ये हुआ है। एक दफा ही मिले रहे हरियाणा से ना सुनील 2 बार वो मध्य प्रदेश से 2 बार विधायक रहे, अच्छा अच्छा। मध्य प्रदेश से। क्योंकि ये सब गया ही नहीं है, यंग जनरेशन कुछ नहीं जानती। ये कुछ नहीं जानता। यंग जनरेशन अरे, खाली जानती है कि बस देखिए थोड़ा आज के बहुत है ना। जनरेशन को भाजपा ने इस तरह बिगाड़ दिया हाँ, है कि एकदम। पैसा बनाओ हाँ और पैसा लुटाओ। लूटा। किसके बीच में और लुटाओ? हासिल करो। टाटा बिरला नहीं, आज नए टाटा बिरला बन गए, हम्म, अदानी और अंबानी। हम्म, और खुलेआम से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पूंजीपतियों के साथ हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही आपत्तिपूर्ण बात है हम्म। कि वो हमने जो देश, विचारधारा के लोग अब रहेंगे। हमने जो देश की संकल्पना की थी, उस संकल्पना ये नहीं था। ये जिस तरीके से ये देश को बिगाड़ने का काम किया है। और एक बात बताता हूँ, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो हाँ। ये किसने किया हुआ है? ये आरएसएस के लोगों ने किया है। आरएसएस पॉलिटिक्स चलाने की। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जमाने में जो मैंने मुक्ता रानीस का नाम बताया, मुक्ता रानीस का पूरा परिवार समाजवादी था। सिद्धराम चौधरी का मुक्ता रानीस का जो नाम लिया गया जाता है ना, रानीस के नाम पर जो वो पूरा परिवार इकट्ठा था, जैसे आपके 50 लोग इकट्ठे हैं, हम्म, वैसे वो भी थे। तो उनको क्यों गुंडा बना दिया? हम्म, वो गुंडा बनाने का क्या काम था, क्या कारण था? तो भाजपा के साथ आरएसएस का उनके संबंध नहीं, नहीं। और वो दबाव बनाते, वो एक ही का दबाव, हम तुम्हें हमारे साथ आना ही है, तुम्हें हमारे साथ आना है, नहीं तो फिर जेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। ये तो उनका पहले से मतलब जो माला जप, जैसे माला जपते हैं ना, नहीं, नैतिकता खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, स्वाभिमान खत्म हो गया, सिद्धांत वाला नैतिकता मामला खत्म सब खत्म हो गया है। अभी इस देश में तानाशाही नाम की चीज देखो अघोषित है। हाँ। इमरजेंसी को तो हमने बहुत विरोध किया था, जबरदस्त। और जॉर्ज साहब तो उसमें जेल आगे में थे। हाँ। जॉर्ज साहब तो ने डायनामाइट उनके ऊपर केस क्योंकि कर मैं दिया था। अंत में वो कहना चाहूँगा कि इस देश में जॉर्ज साहब ने डायनामाइट बनाया था, लेकिन वो डायनामाइट किसी को किसी को नुकसान चोट करने वाला नहीं था। वो एक सिर्फ क्या आवाज करती थी, माहौल बना था। और वो काम किया था सोमनाथ दुबे, पद्मनाभ शेट्टी, उन्होंने चुनाव इसमें सायन के ब्रिज पर किया था। सायन माटुंगा में जो वेस्टर्न का ब्रिज है, उसमें उन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं। तो ऐसे काम जॉर्ज साहब ने, लेकिन डॉक्टर साहब का दहशत बहुत फैल गई कि डायनामाइट। लेकिन फिर उनको तो दहशतवादी बना दिया था ना। दहशत, देखिए इंदिरा गांधी का एक ही योगदान मैं मानता हूँ, वैसे मैं जॉर्ज साहब के साथ रहा हूँ, मधु जी के साथ भी रहा हूँ, लेकिन एक ही योगदान मैं मानता हूँ कि उन्होंने अंतिम चरण में अपना बलिदान कर दिया, देश के प्रति समर्पित करवा दिया, इसके लिए कि भिंडरावाला। और भिंडरावाला कौन था? उन्हीं ने पाला था। किसने किसने पाला था उसको? उन्होंने ही पाला था। वहां पर तोपे और मशीन गन अंदर गए कैसे? वो स्वर्ण मंदिर था, गोल्डन टेम्पल के अंदर, ये सब किसने ले मतलब कौन ले गया? मीटर वाला। सरकार किसकी थी? इनकी सरकार सही थी। बात। जब वो मतलब राक्षस बन गया, तो उस वक्त उनको ये आ गया, भारी पड़ गया। और भारी आ, तो फिर उन्होंने, ठीक है, उसके लिए तो उनको ये करना चाहिए कि उन्होंने किया। और एक काम उन्होंने, देखिए इसको भी कहना बहुत अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने एक काम किया कि बांग्लादेश का बंटवारा किया। जन्म, पाकिस्तान बांग्लादेश को का दो टुकड़ा जन्म किया। उनके हाथों से हुआ। हम्म, अब उस वक्त सारी जनता, मतलब सारा उनके खिलाफ में था, हाँ। अमेरिका खिलाफ में थी, रशिया खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ में थी, फिर भी वो चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्होंने वो कहते ठीक। वो एक दो बातें हैं जो मधु जी जीवन भर कहते हैं। मधु जी जब जीवित थे तो ये बातें कहते थे कि भाई वो है, उसमें जो गुण था वो गुण बताना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्ज साहब नहीं बता, सही बात।
तो ये गुण उन्होंने बताया। ये हाँ। एक दिन डॉक्टर लोहिया ने लाडली जी को बुला लिया। लाडली मतलब लाडली मोहन निगम। लाडली मोहन निगम मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अब वो भी खुद अपनी छुपान पहचान थे, लेकिन एक ज़माने में डॉक्टर लोहिया के वो सेक्रेटरी हुआ करते थे। डॉक्टर मतलब लाडली मोहन निगम। तो डॉक्टर साहब ने उनको बुला लिया और कहा तुम वहाँ मध्य प्रदेश में जा दो, और वो डकैतों के बीच में काम करते हैं और कुछ 20-25 डकैतों से हमारी भेंट करनी है। अच्छा। अब देखिए, ये हर कोई हरफन मौला हुआ करते थे। जब डॉक्टर लोहिया ने कहा तो लाडली जी तैयार हो गए। लाडली मोहन निगम समाजवादी आंदोलन के अग्रज नेता रहे। हाँ। अग्रज नेता, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहे, लेकिन सबसे जबरदस्त नेता समाजवादी आंदोलन को मधुर शब्दों में, छोटे शब्दों में, शांत लफ्जों में कहने वाले लाडली जी। तो गए वो उनके रियासत में, गुड़ा रियासत में गुड़ा का नाम सुना है आपने? गुड़ा रियासत मध्य प्रदेश में। और वो गरडे मतलब डकैतों का है। तो वो एक महीना घूमते रहे। सबको लगा कि ये कोई डकैत नहीं, ये कोई दूसरा आदमी है और हमें कुछ फंसाने के लिए शायद हमारे पीछे पे है। तो फिर एक कुछ मुश्किल से वो तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया से आपकी भेंट करवानी है। अब देखिए कि उनको सरेंडर करवाने का काम जेपी ने करवाया, लेकिन उसकी अगुवाई वापस करना चाहूँगा, अगुवाई की थी डॉक्टर लोहिया ने। और वो सारे डकैतों के बीच में जाकर वो 4 दिन रहे। 4 दिन रहे और उनकी सारी जो जितनी तथ्य है, सारी कथन उन्होंने इकट्ठा कर दिए। ये थे डॉक्टर लोहिया। लाडली जी का नाम अगर मैं नहीं लेता तो मैंने बहुत बड़ा उनके साथ इंसाइए करता था। लाडली जी का नाम लेना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने लाडली मोहन निगम का नाम लिया। लाडली मोहन निगम मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे और वैसे भी समाजवादी आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है और किसी की सुनते नहीं थे। एक बात मैं बताना चाहूँगा, मधु जी का देहांत हो गया और दिल्ली में उस वक्त तो मैं तुरंत भागता था, क्योंकि मधु जी मेरे लिए तो बहुत ही सब कुछ थे मेरे लिए। मधु जी को तो मैं भुला नहीं सकता। तो मुलायम सिंह ने कह दिया, लाडली जी थे, पिजूदा थे, वहाँ पर रवि रा थे, रवि रे मतलब वो समाज स्पीकर रहे लोकसभा के। सब लोग बैठे थे, जॉर्ज साहब बैठे थे, सब लोग थे। तो मुलायम सिंह ने कहा कि उनको मैं सलामी देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश से, उनकी सरकार से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। तुरंत लाडली जी हरकत में आ गए। क्या कर रहे हो, पागल हो? ये तो हमने कभी नहीं लिया जीवन में। आज भी मैं मधु के साथ ऐसा नहीं करना चाहूँगा, मधु जी के साथ। ये थे लाडली मोहन निगम, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। दूसरा कोई होता तो ये बात नहीं कहती। और एक बात अंत में, मैं अंत में कहता हूँ लेकिन बोलता ही रहता हूँ। इस देश के राष्ट्रपति बनाने के लिए 2 आदमी बहुत उत्सुक थे। एक थे इंजी गोरे, नाना साहब गोरे, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, और दूसरे थे एस.एन. जोशी, श्रीधर महादेव जोशी। तो एस.एन. जोशी को राष्ट्रपति बनाना है, ये बात सर्वसम्मत से तय हुई थी और प्रस्ताव भी पारित हुआ कि एस.एन. जोशी को देश का राष्ट्रपति बनाना है। एस.एन. जोशी ने विनम्र स्वभाव के साथ इनकार कर दिया, कहा कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना। हाँ, ये लोग कभी पद के लिए नहीं। ये बात किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी, ये बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। जयप्रकाश जी के साथ, लोहिया के साथ ये लोग रहे। अंत में वापस लेता हूँ। देखिए 1942 का आंदोलन किसने इस देश में चलाया, ये बहुत जरूरी है। 1942 का आंदोलन कांग्रेस ने नहीं चलाया इस देश में, समाजवादियों ने चलाया, भूमिगत समाजवादियों ने चला। उस आंदोलन के 5 नेता रहे, 5 नेता, सबके नाम आप गिनवा लो। एक थे डॉक्टर राममनोहर लोहिया स्वयं, दूसरे थे जयप्रकाश नारायण, तीसरे थे अच्युत नारायण पटवर्धन जो बाद में बनारस में रहे और बहुत बड़े नेता थे। चौथे थे अरुणा असफल्ली, महिला थी इसमें, एक इसमें महिला थी, और 5वें थे एस.एन. जोशी।
ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। सब लोग साथ में थे ना, बाद में ये लोग समाजवादी बने, कांग्रेस बने। 1942 का आंदोलन इस देश में अगर किसी ने चलाया तो समाजवादी नेताओं ने चलाया, भूमिगत होकर, वो भी भूमिगत होकर चलाया। ये 5 लोग इसके नेता रहे, ये 5 लोगों में अरुणा संपल्ली तो बहुत बड़ी नेता बन गई बाद में। अरुणा संपल्ली का बाबा कितना बड़ा नाम रहा बाद में। अच्युत नारायण पटवर्धन कितने बड़े नेता, बहुत प्रकांड नेता थे। एस एन जोशी कुछ कम नहीं थे। अब जेपी और लोहिया तो मैंने आपको ये लोग बड़े थिंकर लोग थे, इनको एमएलए फैमिली की फिक्र। इनको कोई रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था। एस एन जोशी अंत में, क्योंकि हमने जीवन में कहा है कि जो समाज से मिला हुआ है उस समाज को वापस देना है, यह हमारी धारणा रही है जीवन भर, हमारी, मेरी भी है। तो एस एन जोशी पुणे में रहते थे। पुणे में उनका 4 बहुत बड़े बड़े घर का घर था, तिलक रोड में, बहुत बिल्कुल वो 4 बड़े, जिसकी आज की कीमत तो उतना बहुत गलत हो गया। वो उन्होंने वो मकान मालिक को बुलाकर वापस दे दिया, कहा कि मुझे इसका कोई लोग नहीं है, ये मैं जीवन में यहाँ रहा हूँ, इसको आप वापस ले लीजिए। ये है समाजवादी आंदोलन की प्रॉपर्टी, ये है उनकी पूंजी। हमारे एक देखिए, गप्र प्रधान, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। गप्र प्रधान असेंबली के विरोधी पक्ष नेता थे विधान परिषद में, गप्र प्रधान के टाइम में थे। हाँ थे। तो वो लोकसभा, ये विधान सभा में थे, ये विधान परिषद में। तो उन्होंने अपने घर की 2 किलो गहने बांट दिए गरीबों को। पूरा जो उनका घर था उसका ट्रस्ट बना दिया। वो भी साधना जो एक बहुत बड़ा पत्रिका है, उस साधना को दे दिया। हाँ, साधना पत्रिका और निकाल दी। स्वयं हॉस्पिटल में जाके रहे अंतिम चरण तक। गप्र प्रधान के अंतिम सांस उस वहाँ पर थी। उनकी, मैं अभिमान के साथ कहता हूँ कि उनके भतीजे की पत्नी मेरी लड़की है। अच्छा। मेरी लड़की, मेरी बड़ी लड़की जो है वो गप्र प्रधान की, वो भी देखिए, जब मैं उनको मिलने गया था उनके ससुर जी के साथ, मतलब वो चचा है, उनके चचा है, सगे चचा, तो मुझे देखकर तो पहले तो हैरान हो गए। वो विकास देशपांडे मेरे साथ में थे, लहाने थे। तो मुझे सुनील का आला, देखो बहुत बड़े पारिवारिक रिश्ते थे। सुनील कहा, तो मैंने कहा की एक काम, कामासाठी आलो, मराठीत कामासाठी आलो मास्टर, अभी त्याला मास्टर म्हणायचं। तो मग यांनी सांगितलं, मतलब उनके मेरे ब्याही जो समधी थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इनके लड़की की शादी राहुल के साथ तय हो गई है। वो रोने लगी। आई कहा बहुत बड़ा काम आपने किया कि रमेश का लड़का, मुझे तो उन्होंने इनकार कर दिया पहचानने से, पर मेरे पिताजी का नाम रमेश था। रमेशची नात हे झाली, माझ्या दृष्टीने फार अभिमान है। ये लोग थे, ऐसे लोग। मैंने कहा, नाना साहब गोरे का नाम लिया, नाना साहब गोरे का नाम बहुत इसमें लिया, लेकिन नाना साहब गोरे बहुत बड़े नेता थे, कोपन के रहने वाले थे। एस एन जोशी भी कोपन के थे, वो भी रत्नागिरी के थे, वो देवगढ़ के थे। अकबर 101 पड़ा। वो तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, किसी को पहचान, उन्होंने ये नहीं किया, उनकी जो प्रॉपर्टी उनके हिस्से की थी सारे गरीबों को उन्होंने दे दी देवगढ़ में। मैं समाज में दे दूँ। ऐसे लोग हमारे बीच में थे। और चला।